महाराणा प्रताप मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उन दिनों दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। मेवाड़ की भूमि को मुगलों के आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वह तब तक जंगलों में रहेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप के इसी बलिदान और शौर्य गाथा की गवाह रही है मायरा गुफा। अपने संघर्ष के दिनों में महाराणा प्रताप इसी मायरा गुफा में रहते थे। इस गुफा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये गुफाएं किसी भूल भुलैया से कम नहीं है और यहाँ जाना उस समय भी आसान नहीं था। दुर्गम जगह होने के कारण महाराणा प्रताप ने इस गुफा को अपना शस्त्रागार बनाने के लिए चुना। इन गुफा की कुछ ऐसी खासियत थी जिसे देखकर महाराणा प्रताप ने इसे खुफिया गतिविधियों के लिए चुना था। इस गुफा में जाने के 3 अलग अलग रास्ते हैं, जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। गुफा को बाहर से देखने पर इसके अंदर जाने का मार्ग दिखाई नहीं देता है। हमारे संवाददाता ने नहीं दिखाई पड़ने वाले रास्ते से भी आपके लिए महत्वपूर्ण तस्वीरें इकट्ठा की हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मायरा की गुफा यानी महाराणा प्रताप का सैन्य पड़ाव और शस्त्रागार। इस रूप में मायरा की गुफा की मेवाड़ ही नहीं, मारवाड़ और बल्कि मुगल कैंप तक ये चर्चा रही कि आखिर महाराणा प्रताप है कहाँ। जेम्स टोड इस बात पर जोर देते हैं, मेवाड़ में ऐसा कोई पहाड़ नहीं, ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप के पांवों से पुण्य को प्राप्त न कर पाई हो। इसका अर्थ ये हुआ कि जगह जगह, क्योंकि हम ये ढूंढते रहते हैं कि वो कहाँ छुपा था, लेकिन छुपने वाला थोड़ी बताता है कि हम कहाँ छुपे हैं। उस समय जब देश और दुनिया की सबसे बड़ी मुगल सत्ता मेवाड़ के पीछे लगी हो, उस समय कौन बच सकता है? वो महाराणा प्रताप ही थे और उनकी अपनी रणनीति ही थी और ये अरावली की घाटियां ही थी। इन अरावली की घाटियों में एक जो पहाड़ है उसका नाम है मायरा। इस अरावली में जितने भी पहाड़ हैं सबके अपने अपने नाम हैं। हम इनको टोंक कहते हैं, जिससे बाद में टोंक शब्द भी बना। हम इनको जरगा कहते हैं, हम इनको हियारमा कहते हैं जिसे सिसारमा जैसी नदी निकली, या हम इनको टिटोड़िया कहते हैं, टिटोड़िया की पहाड़ियां। गांव भी बन गया अब तो वहां जहां से बेड़च नदी निकली है। बस जहां से टिटोड़िया की पहाड़ियां हैं उसके पास वाली पहाड़ियां मायरा की गुफा। यानी 1576 में जब रामशाह तोमर महाराणा प्रताप के लिए पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने की रणनीति रच चुके थे, तब कौन कहां मिलेगा, कौन सी सैन्य टुकड़ी कहां पहुंचेगी और किस तरह से वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो वो एक स्थान तय किया गया मायरा की गुफा, जहां पर अपना प्राकृतिक झरना, जहां पर देवी शक्ति का मंदिर और जहां पर ऐसी अंडरग्राउंड, जिसको हम कहते हैं भूतलीय संरचनाओं वाली पहाड़ी की रचनाएं, जहां पर कोई अंदर भी छुप जाए और अंदर कौन कैसे बैठा रहे जिसका पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये लोग जानते थे, मेवाड़ वाले जानते थे, बाकी कोई नहीं जान सकता उसको, आज भी नहीं जान सकता है, क्योंकि पास में जो मोड़ी गांव वाले वो कह भी दे कि इधर मायरा की गुफा है। और हमें एक ये ध्यान रखना चाहिए कि मायरा की गुफा केवल 1576 तक ही नहीं, बल्कि 1230 के आसपास जब अल्तमिश ने मेवाड़ के महारावल जैत्र सिंह पर हमला किया था, तो मायरा की गुफा के जो बगल में भूताला की घाटी है, वहां पर युद्ध हुआ जैत्र सिंह और अल्तमिश की सेनाओं के बीच। तब भी जैत्र सिंह की सेनाएं मायरा की गुफा के पास पड़ी रही। आप देखिए, ये एक ऐसा स्थान जहां इस देश की रक्षा के जो कर्तव्य है और जो पालन के लिए जो एक रणनीति है वो रची जाती है क्या एक छोटी सी गुफा, लेकिन वहां पर शस्त्र, और शस्त्र भी कोई बड़े नहीं, केवल पारंपरिक आयुध, जिनमें सबसे बड़ी ताकत पत्थर थे। कैसे नुकीले पत्थर। मानव ने जब से आक्रमण करना सीखा हो सभ्यता के आदिकाल में, तब से वो पत्थर के हथियार बनाता रहा। आज तक भी पत्थर ही हम लोग फेंक के मारते हैं। उस समय पत्थरों की बड़ी बड़ी संख्या में पत्थर तैयार किए गए। सबसे बड़ा आज भी पत्थर का जखीरा यदि कहीं है तो मायरा की गुफा है। मायरा की गुफा एक ऐसी गुफा जहां यदि युद्ध के लिए रणनीति बनती है
तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1615 में जब मेवाड़ मुगल संधि होती है तो मायरा की गुफा के बगल में जो ढाणा का मगरा है वहीं पर शाहजहां और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के जो पुत्र हैं महाराणा कर्ण सिंह, उनके बीच में मेवाड़ मुगल संधि होती है। तो ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान जिसके साथ रणनीति, युद्ध की रणनीति संधि की जुड़ी हुई है और ये स्थान देखने जैसा है। शक्ति स्थल जहां पर सब सैनिकों को प्रेरणा मिलती है बल दिखाने की, सामर्थ्य दिखाने की और पौरुष प्रदर्शित करने की, एक ऐसा स्थान जो प्राकृतिक पहाड़ियों से गिरा हुआ, अरावली की सबसे सुंदर पहाड़ियां हैं ये ऊंची, यहीं से जो ऊंची पहाड़ी शुरू होती है सबसे बड़ी, वो मेवाड़ का सबसे ऊंचा पहाड़ जरगा का, उसके पास ही, उसकी टूक में ही, यानी नीचे तलेटी में ही ये स्थान जरगा, और जरगा से पास में मायरा की गुफा। ऐसी कई गुफाएं इस अरावली में रही होगी, लेकिन मायरा की गुफा का सबसे ऊंचा स्थान महाराणा प्रताप की वजह से है। इन गुफाओं में क्या सैनिक भी रहा करते थे उस समय? और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब इस गुफा का क्या महत्व था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो 1576 18 जून, ये एक ऐसा स्थान था जहां सभी सैनिक पहुंच रहे थे। कहां पहुंचना है, सेना में कहां इकट्ठा होगा, गोगुंदा में आप खड़े नहीं रह सकते हो। वहां की जनता को खाली करवा दिया गया था, भूताला को खाली करवा दिया गया था, मोड़ी को खाली करवा दिया, क्योंकि जहां भी युद्ध होता था तब आम आदमी वहां से खाली करके पलायन कर जाते थे। उनको अलग सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाता था। कुंभलगढ़ को भी भेजा गया था, रामपुरा तक, और कोई आसपास नहीं रखे जाते, दूर दूर तक। तो वो कहाँ मिलेंगे? तो एक जो मिलन का स्थल था वो मायरा की गुफा, जहां पर आसपास के लोग गड़े हुए पत्थर, गोफान, भाले, बांस, बल्लियां सब पहुंचा सकते हो, तो वो मायरा की गुफा यहां से लेके जाएंगे। बरगू बाजे कहां से शुरू होंगे? यहां से शुरू होंगे। घोड़े कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे। हाथी कहां पहुंचेंगे? यानी एक जो संग्रह का स्थल था, संधि स्थल, यहीं से वो एक सेना आगे कूच करती है और लौटती है तब भी वहां से। उत्तर प्रदेश के हाथरस के सत्संग में 121 लोगों की जान चली जाती है, जहां पर एक हादसा हो जाता है। और ये हम आए हैं खेड़ली के सहजपुरा में, जहां बाबा का एक आश्रम है जो कम से कम यहाँ पर 14-15 साल से यह बना हुआ है। और हम आपको आश्रम को दिखाना चाहेंगे, जो उनके यहाँ पर रहने के लिए पूरी सुविधाएं थी। और जैसे भी है यहाँ पर एक इनका सेवादार है, सेवादार से हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी बने सिंह। कब आए थे बाबा यहाँ पर? यहाँ पर 20 में आए, 21 में चले गए। अच्छा, 1 साल के करीब यहाँ पर बाबा रुके थे? जी हाँ, मैं 1 साल रुके थे। 1 साल रुके। पहले बाबा ने यहाँ पर सत्संग वगैरह किया थे क्या? पहले किया था। अच्छा, पहले किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रहे। कितनी भीड़ आई थी उस बाबा के सत्संग में यहाँ पर? यहाँ पर काफ़ी भीड़ आई और ज़बरदस्त भीड़ आई। तो मैं कहना चाहूँगा एक बार सेवादार जी से, जो बाबा के सत्संग है, जो बाबा के ये आश्रम है, इसके बारे में बताएं। ये कैसे यहाँ पर बाबा आइए सामने, ये बाबा का ये रूम था? ये बाबा प्रभु नित्य रूम है ये बाबा का। अच्छा जी हाँ। यहाँ पर अपने प्रवचन देते थे यहाँ पर बैठकर? नहीं, यहाँ पर नहीं देते तो वहाँ पर बाहर देते। अच्छा, ये उनका आश्रय स्थल है जहाँ पर आराम करते थे वो? जी हाँ, आराम करने का। अच्छा, और भी यहाँ पर रूम्स हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, जो बाबा के थे, जहाँ पर बाबा से मिलने के लिए लोग आते थे। और देखिए ये बाबा का और रूम है जो आश्रम का है। यहाँ पर जो श्रद्धालु मिलने आते थे उनके लिए यहाँ बैठने के लिए पूरी सुविधाएं थी। बाबा यहाँ पर आकर रुकते थे। और पीछे और भी एक सभागार रूम है जिसमें बाबा अपने श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर वार्तालाप वगैरह करते थे। जो भी श्रद्धालु आते थे सभी यहाँ पर उनके पास रहते थे। और यहाँ इस आश्रम में इस कक्ष में यहाँ पर जो भी बाबा के साथ मिलने आता था, यहाँ पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनते थे और उन्हें प्रवचन देते थे। मैं सेवादार जी से और कहना चाहूंगा आगे भी हमें इन कमरों को खोलकर दिखाए और थोड़ा सा बताए ये क्या क्या यहाँ पर इनकी सुविधा थी और क्या सिस्टम था यहाँ पर। बहुत अच्छा सिस्टम था। यहाँ पर बैठते और प्रवचन भी देते, संगत आती, बहुत अच्छे रहते।
अब जो ये हाथरस में हादसा हुआ है, 121 लोगों की जान गई है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हाथरस में कोई साजिश है, अच्छा। कोई साजिश है, नेताओं की साजिश है। प्रभु का तो कोई कसूर नहीं, वो तो प्रवचन दे करके चले गए थे, उनके 1 घंटे बाद ये साजिश हुआ है, ये हादसा हुआ है। अच्छा, आप इसको साजिश मानते हैं? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पर जैसे पहले भी जो यहाँ पर प्रोग्राम हुए थे, सत्संग वगैरह हुए थे, तो ग्रामीणों का क्या कैसा रुख रहता था बाबा के लिए? ग्रामीणों को बहुत अच्छा, ग्रामीण बोलते बहुत अच्छे हैं, भोले बाबा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आगे और भी कैमरामैन से कहूँगा, देखिए यहाँ पर जो ये 1.5 बीघा के करीब ये जमीन है, और जहाँ पर अभी भी जो कार्य चल रहा है, देखिए आश्रम का ये गेट बन रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा एरिया दिखाएं, जहाँ पर देखिए ये बाबा का आश्रम है, जहाँ पर बाबा 2020 के करीब यहाँ पर 1 साल रुके थे, और कोरोना काल में, और जो इनका जो सेवादार है उनका कहना है कि यह 8-10 साल पहले ज़मीन खरीदी गई थी जहाँ पर यह आश्रम का कार्य चल रहा है। और यह जो सहजपुरा गांव है जो खेड़ली के अंतर्गत आता है, यहाँ पर बाबा के कुछ श्रद्धालु भी हैं और गांव के लोग भी हैं। हम उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ साथ आएँ, और इनका क्या कहना है बाबा के लिए। यहाँ पर जो भी युवाएं हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं इसी गांव के। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है जी आपका? आदित्येंद्र कुमार। आदित्य जी, ये बताइए जो हाथरस में इस टाइम वो हादसा हुआ और 121 लोगों के करीब की जान गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो भी घटना हुई है वास्तव में दुखद है, और बहुत ही ज़्यादा दुखद है। लेकिन उस घटना के बारे में जिस तरह के कयास लगा रहे जा रहे हैं कि भाई इसने किया उसने किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्राकृतिक दुर्घटना है। हो सकता है किसी की साजिश हो। बहुत सारे सत्संग हुए हैं अब से पहले, चारों ओर होते हैं, और अगर अपन दूसरी जगह भी चलें तो कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। बाकी इसमें ना तो किसी नारायण हरि जी का दोष है, ना किसी आम पब्लिक का दोष है। निकलेगी तो साजिश निकलेगी। ये प्राकृतिक दुर्घटना है। तो बाबा कब आए थे इस टाइम यहाँ पर? यहाँ शायद 2020-21 में आए थे। आते रहते हैं यहाँ तो, लेकिन अब 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं। लास्ट शायद मेरे हिसाब से 2020 में आए हैं। 2020 में। मेरे साथ और भी लोग हैं, कुछ मैं इनसे बातें करना चाहूँगा। क्या नाम है जी आपका? हंसराज। हंसराम जी, ये बताइए बाबा का कैसा स्वभाव था और बाबा के लिए कैसी प्रतिक्रिया थी यहाँ के लोगों की? नहीं, स्वभाव तो बहुत ही अच्छा था। प्रतिक्रिया थी, सबको प्रवचन देते थे, और जो भक्त थे जो आते थे उनको अच्छा लगता था, कुछ शिक्षा मिलती थी उनको, इसीलिए आते थे। जैसे कि अब ये एक हादसा हुआ है उनके सत्संग के दौरान, पहले भी ऐसी यहाँ पर उन्होंने सत्संग किए होंगे, कितनी भीड़ रही होगी और कब किया थे यहाँ पर? ना, भीड़ तो खैर 5-10 हज़ार आ जाती थी, और ऐसी कोई बात अब तक तो हुई नहीं। यहाँ तो बहुत अच्छा रहा, अपने एरिया में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। कब से इस आश्रम का निर्माण काल हुआ है और ये कितनी जमीन में ये आश्रम जो बना हुआ है उनका? ये निर्माण कार्य तो 9-10 के बाद में ही हुआ है इसका। हाँ। तो बाबा की बताते हैं कि कोरोना काल में यहाँ पर रुके थे, फिर उनका कैसा टाइम रहा था यहाँ पर रहने का? ना, उस समय तो केवल रुके थे वो, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं होते थे, केवल रुके थे। उस समय तो रोक लगी हुई थी पूरे देश में ही। मेरे साथ और भी बुजुर्ग हैं जी। क्या नाम है बाबा आपका? मोहन सिंह। बाबा ये बताइए जो एक हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान, 121 लोग करीब जान चली गई है और कुछ लोग उसमें घायल हुए हैं, सैकड़ों करीब। क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? देखो साहब, ये आपदा है, और ये आपदा किसी पर भी कभी कैसे भी पड़ सकती है। कई बार केदारनाथ, बद्रीनाथ, उस जगह पे हादसा हुए हैं। ये किसी ने मारे नहीं है। इसमें ये जरूर है कि धक्का मुक्की का कुछ लोग ऐसे आए हैं उसमें जिन्होंने धक्का मुक्की करी है, तो उससे भगदड़ मची है, और भगदड़ से ये हादसा हुआ है। 1 साल के करीब बाबा यहाँ गांव में रुके थे कोरोना काल के टाइम पर। हाँ। और आप गांव के ही लोग हुए, कैसा मिलना जुलना रहा था उनसे? नहीं, खूब अच्छी तरह से, किसी से भी कोई तकरारबाजी नहीं, बस अपने आप इसमें अंदर रहते थे, कोई आता जाता नहीं था, चुपचाप अकेले रहते। अच्छा, चुपचाप अकेले रहते थे। मेरे साथ और भी यहाँ पर एक बुजुर्ग है, मैं इनसे भी बातें करने की कोशिश करूँगा। जी, जैसा कि ये हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के हाथरस में, जो बाबा थे नारायण हरि जी, उनका यह आश्रम है, तो आप इनके बारे में बताइए कैसा उनका यह कार्यकाल रहा। 1 साल के करीब वो रुके थे और 2010 से
के करीब ये आश्रम बना है उसके बाद? उसके बाद यहाँ रुके आए, खूब सही सलामत रहे, कोई हादसा नहीं, ना कोई गड़बड़ हुई। मेरे साथ और भी यहाँ पर युवा हैं, मैं इनसे बातें करने की। ये आप बताइए, क्या नाम है जी आपका? प्रेम सिंह, प्रेम जी, कहाँ के हो आप वैसे? गांव सहजपुरा। अच्छा, सहजपुरा के। बाबा का यह आश्रम को 10-11 साल हो चुकी हैं। जैसे आप प्रोग्राम हुआ था, सत्संग हुआ था हाथरस में, वहाँ पर आपके गांव के कुछ लोग गए थे क्या वहाँ पर? 1-2 लोग गए बताए सर, ये सुना। 1-2 लोग गए थे। वैसे वो सही सलामत हैं? कोई सलामत है वो। कोई प्रतिक्रिया बता रहे होंगे आपके लिए, क्या रही थी वहाँ ना पर? सुनी साहब हमने कोई, उनकी ना सुनी नहीं, यहाँ की भी ना सुनी। यहाँ भी दोबारा आए हैं हम, दोबारा नहीं आश्रम में हम आए भी ना हम, और वहीं से एंट्री नहीं होती थी अच्छा, वहाँ से किसी की भी कोई एंट्री नहीं। अच्छा, श्रद्धालुओं के लिए फिर श्रद्धालु आते थे, उनके लिए कैसे एंट्री होती थी? अब उनका इनका सिस्टम का इनको पता कौन आता है इसमें, कौन नहीं आता है, क्या करते हैं। अच्छा, ग्रामीणों को घुसने नहीं देते थे? किसी को भी नहीं। मेरे साथ और भी एक युवा है, इनसे बात करें। क्या नाम है भैया आपका? ये बताइए। लोकेश जी, ये बताइए, जैसे बाबा का यहाँ कार्यकाल, जैसे 1 साल करीब यहाँ पर रहे हैं वो, यहाँ पर उन्होंने गुजारा कोरोना काल, कैसा रहा था उनका? देखो साहब, जो सत्संग में आते हैं वही लोग अंदर आते हैं। अच्छा, ग्रामीणों को नहीं आने देते थे? गांव के लोगों को तो घुसने नहीं दिया जाता। और भी उनके भक्तजन तो होंगे, श्रद्धालु तो होंगे, वो तो आते होंगे। तो श्रद्धालु आते तो सही रहा है, तो वैसे ऐसी कोई हाथरस के जैसी घटना तो हुई नहीं। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक बार यहाँ पर सत्संग किया है, जो अपना प्रोग्राम किया है? 3-4 बार तो करीब दिया तो। 3-4 बार। कोई दिक्कत नहीं आई? कितनी भीड़ आई थी यहाँ पर? भीड़ भी खूब आवे, सब मसकते आवे, भीड़ खूब। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भीड़ तो खूब होती थी, भीड़ काफी होती थी। काफी भीड़ होती थी। वैसे कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं भयंकर। थोड़ा ये इनकी दिक्कत ये आती थी कि गांव वाले जैसे आ रहे हैं, कोई ब्याह शादी या फंक्शन है, तो रास्ते वास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको इनसे कह सुन के उसको निपटा देते हैं। मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने सुना है कि यहाँ पर जो भी शादी विवाह होती थी, उनके लिए इस आश्रम को खोल दिया जाता था, और यहाँ पर क्या सुविधा थी, ये क्या बात है इनकी? देखिए, सबके लिए काम आता है। अगर कोई गरीब आदमी और कोई शादी करना चाहता है तो खूब यहाँ से शादी करते थे, खूब सामाजिक कार्य में भी ले लेते हैं आगे पीछे। अब मान लीजिए हरी जी नहीं है और किसी को कोई गरीब आदमी और ज़रूरत पड़ गई, तो गरीब आदमी कर ले भाई शादी। यहाँ ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि भाई नहीं, बिल्कुल इसमें कोई घुसेगा ही नहीं। अगर कहीं वास्तव में लगता है कि यार ये इसके लायक है तो उसको खोल देते हैं। हमने कुछ ऐसा भी सुना है कि जैसे कि बाबा ग्रामीण लोगों का, जो सहजपुरा गांव के लोगों को नहीं आने देते, खाली इस यहाँ पर श्रद्धालुओं को ही आने की अनुमति थी, जैसे भी आसपास के लोग थे। नहीं, देखो ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी अगर कोई आएगा तो उसको कौन रोक सकता है? वो भी श्रद्धालु श्रेणी में आता है। अब मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती जा रहा है, उसको कैसे बुलाएं? बाकी ऐसे नहीं, अगर कों आएगा दर्शन करना चाहता है तो खूब आओ जाओ, मना किसी से नहीं है। ये था बाबा का सहजपुरा गांव में जो आश्रम था। ग्रामीणों ने बताया कि 2010 के करीब यहाँ पर उन्होंने इस आश्रम का निर्माण किया था, और यहाँ पर जो श्रद्धालु थे उनसे मिलने के लिए आते थे। कुछ लोगों का भी आरोप है कि वो ग्रामीणों को आने की अनुमति अंदर नहीं थी। हालांकि 2020 के करीब कोरोना काल में यहाँ पर उन्होंने कम से कम 8-9 महीने के करीब यहाँ पर जैसे गुजारे थे। सेवादार ने हमें बताया है, जैसा भी उनके स्वभाव के बारे में हमने पूछा, स्वभाव के बारे में उन्होंने बताया कि सभी से मिलनसार थे। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में कांड हुआ है, 121 लोगों की मौत गई है। उन्होंने कहा है, जो यहाँ पर ग्रामीण लोग बता रहे हैं, कि ये कोई साजिश के तहत रचना रची गई थी बाबा को बदनाम करने के लिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अकरम खान, NDTV राजस्थान। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। आज हम अलवर जिले के खेड़ली उपखंड के गांव सहजपुरा में पहुंचे हैं, जहां पर बाबा का एक आश्रम है, जहां पूर्व में बाबा यहां आकर सत्संग कर चुके हैं। इस सत्संग कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। 2019 और 20 के करीब कोरोना काल में बाबा इसी आश्रम में 9 से 10 महीने के लिए रहे थे। सहजपुर गांव के लोगों ने बताया कि बाबा के इस आश्रम में गांव के लोगों को आने जाने से रोक दिया जाता था, और इससे उलट बाहर से आए श्रद्धालुओं को ही आश्रम में प्रवेश दिया जाता था। सहजपुर गांव के लोगों ने बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि जो हाथरस में 121 लोगों की जान गई, उसका जिम्मेदार बाबा ही है, उसको जेल होनी चाहिए। बाबा गांव के लोगों को आश्रम में घुसने नहीं देता था। अंदर आश्रम में क्या होता है ये बात किसी को पता नहीं होती थी। वहीं जिस शख्स ने आश्रम के लिए जमीन बेची थी, उसका आरोप है कि आश्रम के सामने जो जमीन है जिस पर सेवादार का कमरा बना हुआ है, वो जमीन जबरन कब्जा कर ली गई। आखिर उन दावों में कितनी सच्चाई है, सीधे चलते हैं DKOC आश्रम में। आपको ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे।
उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डी के इस आश्रम में आज एनडीटीवी इंडिया की टीम पहुंची। इस गांव का जायजा लिया गया। गांव के लोगों ने बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जब यहां पर आश्रम में बाबा सत्संग के लिए पहुंचता था तो लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ तो आती थी, लेकिन वो श्रद्धालु बाहर के होते थे। जो गांव के लोग होते थे उन्हें आश्रम में आने की अनुमति नहीं होती थी, उन्हें आश्रम में नहीं आने दिया जाता था। साथ ही वो शख्स जिसने बाबा को आश्रम बनाने के लिए ये जमीन बेची थी, उसने भी बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि आश्रम के ठीक सामने वाली जमीन जहां पर सेवादारों के लिए कमरे बनाए गए हैं, उस जमीन पर जबरदस्ती बाबा के द्वारा कब्जा किया गया और वहां पर वो जमीन पर सेवादारों के घर बनाए गए हैं। ये बड़ा आरोप गांव के लोगों ने लगाया है। उनका कहना है कि बाबा अक्सर यहाँ पर आश्रम में आकर रहा करता था। कोरोना काल के दौरान भी 9 से 10 महीने वो इस आश्रम में रहा है। और सहजपुर गांव के लोगों ने यह भी बताया कि बाबा के इस आश्रम में गांव के लोगों को आने जाने से पूरी तरह से रोक दिया जाता था और इसके अलावा जो लोग बाहर से आते थे, जो श्रद्धालु गांव के बाहर के होते थे या प्रदेश से बाहर के होते थे, केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को आश्रम में आने दिया जाता था। सहजपुर गांव के लोगों ने बाबा के ऊपर कई आरोप लगाए हैं और बताया है कि जो हाथरस में 121 लोगों की जान गई है, जो 121 लोग उस भगदड़ का शिकार हुए हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाबा है। उसको जेल होनी चाहिए। और इसके अलावा आश्रम के अंदर क्या क्या होता था, आश्रम के अंदर किस तरीके की गतिविधियां होती थी, क्या वहां पर सत्संग होता था या किसी तरह की कोई बैठक होती थी, इस बारे में गांव वालों को कुछ भी पता नहीं है। गांव वालों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जब भी बाबा आश्रम के अंदर मौजूद होता था तो वहां पर क्या होता था और जो लोग आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो क्या वहां पर सत्संग में हिस्सा लेते थे या फिर किसी तरीके की बैठक में। और डीग में ये आश्रम है, मैं आपको बताऊं, डीग में ये आश्रम है। डीग के सहजपुर गांव में ये आश्रम है और इस आश्रम में आज एनडीटीवी की टीम पहुंची है। उत्तर प्रदेश के हाथरस के सत्संग में 121 लोगों की जान चली जाती है, जहां पर एक हादसा हो जाता है। और ये हम आए हैं खेड़ली के सहजपुरा में, जहां बाबा का एक आश्रम है जो कम से कम यहां पर 14-15 साल से यह बना हुआ है। और हम आपको आश्रम को दिखाना चाहेंगे जो उनके यहाँ पर रहने के लिए पूरी सुविधाएं थी। और जैसे भी है यहाँ पर एक इनका सेवादार है, सेवादार से हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी बने सिंह। कब आए थे बाबा यहाँ पर? यहाँ पर 20 में आए, 21 में चले गए। अच्छा, 1 साल के करीब यहाँ पर बाबा रुके थे? जी हाँ, मैं 1 साल रुके थे। 1 साल रुके। पहले बाबा ने यहाँ पर सत्संग वगैरह किया थे? पहले किया था। अच्छा, पहले किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रहे। कितनी भीड़ आई थी उस बाबा के सत्संग में यहाँ पर? यहाँ पर काफ़ी भीड़ आई और ज़बरदस्त भीड़ आई। तो मैं कहना चाहूँगा एक बार सेवादार जी से, जो बाबा के सत्संग है, जो बाबा के ये आश्रम है, इसके बारे में बताएं। ये कैसे यहाँ पर बाबा आइए सामने, ये बाबा का ये रूम था? ये बाबा प्रभु नित्यानंद रूम है ये बाबा का। अच्छा जी हाँ। यहाँ पर अपने प्रवचन देते थे यहाँ पर बैठकर? नहीं, यहाँ पर नहीं देते तो वहाँ पर बाहर देते। अच्छा, ये उनका आश्रय स्थल है जहाँ पर आराम करते थे वो? जी हाँ, आराम करने का। अच्छा, और भी यहाँ पर रूम्स हैं, मैं दिखाना चाहूँगा जो बाबा के थे, जहाँ पर बाबा से मिलने के लिए लोग आते थे। और देखिए ये बाबा का और रूम है जो आश्रम का है। यहाँ पर जो श्रद्धालु मिलने आते थे उनके लिए यहाँ बैठने के लिए पूरी सुविधाएं थी। बाबा यहाँ पर आकर रुकते थे। और पीछे और भी एक सभागार रूम है जिसमें बाबा अपने श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर वार्तालाप वगैरह करते थे। जो भी श्रद्धालु आते थे सभी यहाँ पर उनके पास रहते थे। और यहाँ इस आश्रम में इस कक्ष में यहाँ पर जो भी बाबा के साथ मिलने आता था, यहाँ पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनते थे और उन्हें प्रवचन देते थे। मैं सेवादार जी से और कहना चाहूंगा आगे भी हमें इन कमरों को खोलकर दिखाए और थोड़ा सा बताए ये क्या क्या यहाँ पर इनकी सुविधा थी और क्या सिस्टम था यहाँ पर। बहुत अच्छा सिस्टम था, यहाँ पर बैठते और प्रवचन भी देते, संगत आती, बहुत अच्छे रहते। अब जो यहाँ हाथरस में हादसा हुआ है, 121 लोगों की जान गई है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? हाथरस में कोई साजिश है। अच्छा, कोई साजिश है
नेताओं की साजिश है। प्रभु का तो कोई कसूर नहीं, वो तो प्रवचन दे करके चले गए थे। उनके 1 घंटे बाद ये साजिश हुआ है, ये हादसा हुआ है। अच्छा, आप इसको साजिश मानते हैं? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पर जैसे पहले भी जो यहाँ पर प्रोग्राम हुए थे, सत्संग वगैरह हुए थे, तो ग्रामीणों का क्या कैसा रुख रहता था बाबा के लिए? ग्रामीणों को बहुत अच्छा, ग्रामीण बोलते बहुत अच्छे हैं, भोले बाबा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आगे और भी कैमरामैन से कहूँगा, देखिए यहाँ पर जो ये 1.5 बीघा के करीब ये जमीन है, और जहाँ पर अभी भी जो कार्य चल रहा है, देखिए आश्रम का ये गेट बन रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा एरिया दिखाएं, जहाँ पर देखिए ये बाबा का आश्रम है, जहाँ पर बाबा 2020 के करीब यहाँ पर 1 साल रुके थे, और कोरोना काल में, और जो इनका जो सेवादार है उनका कहना है कि यह 8-10 साल पहले ज़मीन खरीदी गई थी, जहाँ पर यह आश्रम का कार्य चल रहा है। और यह जो सहजपुरा गांव है जो खेड़ली के अंतर्गत आता है, यहाँ पर बाबा के कुछ श्रद्धालु भी हैं और गांव के लोग भी हैं। हम उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ साथ आएँ, और इनका क्या कहना है बाबा के लिए। यहाँ पर जो भी युवाएं हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं इसी गांव के, मैं सबसे पहले यहाँ पर जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है जी आपका? आदित्येंद्र कुमार। आदित्य जी, ये बताइए, जो हाथरस में इस टाइम वो हादसा हुआ और 121 लोगों के करीब की जान गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो भी घटना हुई है वास्तव में दुखद है, और बहुत ही ज़्यादा दुखद है। लेकिन उस घटना के बारे में जिस तरह के कयास लगा रहे जा रहे हैं कि भाई इसने किया उसने किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्राकृतिक दुर्घटना है। हो सकता है किसी की साजिश हो। बहुत सारे सत्संग हुए हैं अब से पहले, 4 और होते हैं, और अगर अपन दूसरी जगह भी चलें तो कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। बाकी इसमें ना तो किसी नारायण हरि जी का दोष है, ना किसी आम पब्लिक का दोष है। निकलेगी तो साजिश निकलेगी। ये प्राकृतिक दुर्घटना है। तो बाबा कब आए थे इस टाइम यहाँ पर? यहाँ शायद 2020-21 में आए थे। आते रहते हैं यहाँ तो, लेकिन अब 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं। लास्ट शायद मेरे हिसाब से 2020 में आए हैं। 2020 में। मेरे साथ और भी लोग हैं, कुछ मैं इनसे बातें करना चाहूँगा। क्या नाम है जी आपका? हंसराज। हंसराम जी, ये बताइए बाबा का कैसा स्वभाव था और बाबा के लिए कैसी प्रतिक्रिया थी यहाँ के लोगों की? नहीं, स्वभाव तो बहुत ही अच्छा था। प्रतिक्रिया थी, सबको प्रवचन देते थे, और जो भक्त थे जो आते थे उनको अच्छा लगता था, कुछ शिक्षा मिलती थी उनको, इसीलिए आते थे। जैसे कि अब ये एक हादसा हुआ है उनके सत्संग के दौरान, पहले भी ऐसी यहाँ पर उन्होंने सत्संग किए होंगे, कितनी भीड़ रही होगी और कब किया थे यहाँ पर? ना, भीड़ तो खैर 5-10 हज़ार आ जाती थी, और ऐसी कोई बात अब तक तो हुई नहीं। यहाँ तो बहुत अच्छा रहा, अपने एरिया में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। कब से इस आश्रम का निर्माण काल हुआ है और कितनी जमीन में ये आश्रम जो बना हुआ है उनका? ये निर्माण कार्य तो 9-10 के बाद में ही हुआ है इसका। हाँ।